हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 जो कक्षा 8 के लिए है। आज हमारा अध्याय है 5 जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जो अरविंद कुमार सिंह द्वारा लिखा गया एक लेख है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देती हूँ। इस पाठ में क्या क्या है, चिट्ठियों के महत्व के बारे में बताया गया है, उस थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिएगा, अरविंद कुमार जी ने अपने इस लेख के द्वारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में बताया है कि किस तरह से चिट्ठियां और जो चिट्ठियां हैं, जो पत्र हैं, उनकी दुनिया कैसे अनूठी थी, कैसे अनोखी थी। ठीक है, आजकल का जो जमाना है वो किस किस चीज का है? व्हाट्सएप का है, एसएमएस का है, मोबाइल का है, कोरियर का जमाना है। चिट्ठियां कहीं पीछे खो गई हैं। इस इन सब के समय में चिट्ठियां क्या हो गई है, कहीं पीछे खो गई है, क्योंकि यह एक जमाना था जब चिट्ठियां बहुत ही अहमियत रखती थी। लोग डाके का इंतजार करते थे और चिट्ठियों को सहेज कर रखते थे। अपने प्रियजनों की चिट्ठियों को सहेज कर रखना और पुरानी आदतों को फिर से ताजा करना बहुत ही सरल होता था, क्योंकि हम चिट्ठियों को आसानी से पढ़ सकते थे। लेखक ने चिट्ठियों के महत्वता के बारे में बताया है कि पहले किस तरह की चिट्ठियां हुआ करती थी। तो बढ़ते हैं अपने अध्याय की तरफ। सबसे पहले हम कठिन शब्दों के बारे में जान लेते हैं। देखिएगा, प्रेरक मतलब क्या होता है? प्रेरणा देने वाले। मुस्तैद क्या होता है? तत्पर। इकलौता, अकेला। विकसित मतलब बूढ़े। पुरखों, पूर्वजों। संजो कर, संभाल कर। विरासत, धरोहर। उद्यमी, व्यापारी। अनुसंधान, खोज। सहेज कर, संभाल कर। तमाम, सभी। हस्तियों, नामी लोग। पैमाना, मापदंड। साबित, सिद्ध। जमीनी, वास्तविक। अच्छा, गुडविल डाक विभाग क्या होता है? वे पत्र जो अनौपचारिक होते हैं उनका विभाग। हरकारे, दूत। आधुनिकतम मतलब नए जमाने के। सिलसिला, चलन। विवाद, झगड़ा। दुनिया, संसार। तमाम, बहुत। केंद्रित, आधारित। अनूठी, अलग। साबित मतलब सिद्ध करना। अहमियत, महत्व। जोड़, बराबरी। जवाब, उत्तर। प्रशस्ति पत्र मतलब प्रशंसा पत्र। तह, गहराई। बारीकी, सूक्ष्मता। बेसब्री, अधीरता। आवाजाही, आना जाना। देहाती, गांव। दस्तावेज, प्रमाण पत्र। केवल, सिर्फ। दिग्गज, महान। सहेज कर, संभाल कर। संदेह, शक। दायरा, सीमा। तलाशते, ढूंढते, ठिकानों, जगह। ठीक है, तो इसमें थोड़े से और भी हैं, तो जान लेते हैं उनके बारे में भी। उन्नत, बढ़ते। आलीशान, शानदार। दुर्गम, कठिन रास्ते। ढाणियों मतलब कच्चे मकानों की जो बस्ती होती है। बेसब्री, अधीरता। आयामी, हर तरह की। अर्थव्यवस्था, घर चलाने का जो जरिया होता है। उत्सुकता, अधीरता। इंतजार, प्रतीक्षा। मिसाल, उदाहरण। परिवहन, यातायात। शताब्दी, 100 वर्ष। प्रयास, कोशिश। संग्रह, जमा करना। प्रकाशित, छापना। तथ्यों, हकीकत। मनोदशा, मन की दशा। लेखा जोखा, हिसाब किताब। संस्कृति, परंपरा। विकसित, बढ़ावा। पाठ्यक्रमों, सिलेबस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम अपने पाठ की तरफ, जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस या का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जो जड़ है वो भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में नए पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। जो इसमें जो लेखक हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, पत्रों की जो दुनिया है वो बहुत अजीबोगरीब है। पहले जमाने में क्या होता था? पहले जमाने में व्यक्तिगत या सरकारी बातें पहुंचाने के लिए या पत्र पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग होता था? कबूतरों का, घोड़ों का, हाथियों का। पर एक जमाना ऐसा भी आया जब डाकिये होने लगे, चिट्ठियां लिखी जाने लगी, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाने लगी। उनकी उपयोगिता हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि हम चिट्ठियों के द्वारा पुराने समय के बारे में जान सकते हैं। पत्र जो काम कर सकते हैं वो संचार के जो ये नए साधन हैं, एसएमएस, व्हाट्सएप, ये सब है, ये मतलब उनका स्थान नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन फिर भी चिट्ठियां अपनी जगह हैं। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। यह बात बहुत ही सही कही है लेखक ने कि पत्र एक नया चलन शुरू करते हैं और राजनीतिक, साहित्यिक और कला के क्षेत्र में तमाम झगड़े और नई नई जो घटनाएं घटती हैं उनकी जड़ क्या है? उनकी जड़ ये पत्र ही होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि राजनीति में जो उथल पुथल मची हुई है, मचती है,
वो सब किसके कारण बसती है? पत्रों के कारण। हमारे साहित्य में किस तरह के उतार चढ़ाव आए, कला के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आए, यह भी सब हम चिट्ठियों के द्वारा ही जान सकते हैं। तमाम तरह के जो विवाद होते हैं, जो झगड़े होते हैं, नई नई घटनाएं घटती हैं, उन सब की जड़ क्या होते हैं? ये पत्र ही होते हैं। पत्रों के द्वारा ही हमें इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। संसार का जो बहुत साहित्य पत्रों पर ही आधारित है, दुनिया का बहुत सारा इतिहास पत्रों पर आधारित है, और मानव सभ्यता का विकास भी इन पत्रों ने अलग भूमिका निभाई है। मानव सभ्यता के विकास में भी इन पत्रों ने अपनी अलग भूमिका निभाई है। मानव सभ्यता किस तरह से विकसित हुई, कि किस तरह से अस्तित्व में आई, इसके बारे में हमें पत्रों से ही जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आगे देखिएगा, पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उनका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। इसमें क्या कहते हैं? इसमें चाहे वह कोई भी देश हो, ठीक है, कोई भी, इंग्लैंड, अमेरिका या ब्रिटेन, मतलब कोई भी देश हो, रूस, चीन, पाकिस्तान, कोई भी देश हो, तो उसमें पत्रों का अपना अलग महत्व होता है। हमारे ही देश में अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, और उन भाषाओं में अलग अलग उन पत्रों को अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। जैसे कि उर्दू में क्या कहते हैं? खत कहते हैं। कन्नड़ में क्या कहते हैं? कागज कहते हैं। और तमिल में क्या कहते हैं? कडिद कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। इनमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है, और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते हैं। मतलब ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें क्या होता है? चाहे जो पत्र होते हैं वो यादों को संभाल कर रखते हैं। पत्र में जो बीती हुई बातें हैं वो पत्र में जो बात लिखी जाती है उसको स्थायी रूप से हमारे सामने उपलब्ध रहती है, क्योंकि पत्रों को हम कभी भी उठाकर पढ़ सकते हैं, कभी भी उन यादों को ताजा कर सकते हैं। उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता। उन्हें हम सहेज कर रखते हैं। हम उस समय की यादों को ताजा कर सकते हैं। इस बात से सभी सहमत होंगे, मुझे लगता है। सबका पत्र लिखने का अपना अपना तरीका होता है। हर एक पत्र का अपना दायरा होता है। कुछ लोग खुलकर बात कहते हैं, तो कुछ लोग अपनी बात को छुपा लेते हैं। दुनिया भर में हजारों करोड़ों पत्र हर रोज लिखे जाते हैं। अभी भी यह चलन है, लेकिन थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। क्योंकि लेकिन जब पत्र लिखे जाते हैं तो उनको सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, उसके सही पते पर पहुंचाने के लिए अभी भी लोगों को उनकी तलाश रहती है और उनका इंतजार रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ठिकानों पर पहुंचाते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। जो भारत में क्या करते हैं? भारत में ही रोज क्या डाली जाती है? चिट्ठियां डाली जाती। कितनी? 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो ये सिद्ध करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पत्र आज की दुनिया में भी उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि पहले था। आज उसके लेखन में थोड़ी सी कमी जरूर आई है, पर अब लोग पत्र लिखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके पास अब ऐसे साधन आ गए हैं, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, अन्य साधन जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, या फिर जैसे कि तार हो गया, जैसे कि इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने सुविधा पूर्वक मैसेज पहुंचाकर अपनी बात एक दूसरे से कही जा सकती है। मतलब ये साधन आ चुके हैं। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे मतलब दूत होते हैं, जो दूत एक जगह से दूसरी जगह पर मतलब जो बात पहुंचाते हैं, या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब जो टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। इसमें क्या होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में कहा था, क्या कहा था सन 1953 में? कि पहले जमाने में एक जगह से दूसरी जगह पर जो राजा लोग हैं वो क्या करते थे? अपने मैसेज पहुंचाने के लिए, अपने संदेश पहुंचाने के लिए दूतों का प्रयोग करते थे, या फिर पुराने समय में तेज दौड़ने वाले जो घोड़े थे उनके द्वारा संदेश पहुंचाया जाता था। इसके बाद पहिए आए, अर्थात यातायात के साधनों में वृद्धि हुई, और एक जगह से दूसरी जगह पर संदेश पहुंचाना आसान हो गया। ठीक है,
आसान हो गया एक जगह से दूसरी जगह पर संदेश पहुंचाना। पर बस, रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। किससे भारी बदलाव आया? बस, रेलवे, तार, मतलब यातायात के साधनों से भारी बदलाव आया। जब हिंदुस्तान में रेलवे का विकास हुआ और तार से एक जगह से दूसरी जगह पर संदेश भेजना आसान हो गया। पहले बहुत ही संक्षेप में तार के द्वारा लोग मैसेज पहुंचाते थे। संक्षेप में मतलब बहुत ही कम शब्दों में अपने मैसेज पहुंचाते थे। अभी भी इन सब संचार के साधनों में विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है। हर रोज नए नए साधन उपलब्ध हो रहे हैं। संदेश पहुंचाने का जो सिलसिला है वह बहुत ही तेज गति से बदल रहा है। ठीक है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो पिछले 100 वर्षों में क्या हुआ है? हाँ, पिछले 100 वर्षों में क्या हुआ है? पत्र लेखन की कला ने एक नया रूप ले लिया है। आजकल जो पत्र लेखन की कला सीखी भी जाती है। पत्र लेखन की कला को सुधारने के लिए कुछ खास तरह के प्रयास और कोशिश भी की जा रही है। पत्र लिखने की जो परंपरा को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में क्या क्या किया गया है? सिलेबस में इसको शामिल किया गया है ताकि बच्चे भी इस कला से अवगत हों। इस कला के बारे में बच्चों को भी पता चले, पत्र लेखन की कला में निपुण हो जाए। मतलब आपको भी पता होगा कि हिंदी में जैसे इंग्लिश में पत्र लिखे जाते हैं, आपको भी पता होगा क्योंकि आप कौन सी हाँ, 8th वाले, 6th वाले, 7th वाले, मतलब ये तो चलता ही रहता है। 10th तक तो मतलब पत्र लेखन चलता है। ठीक है। भारत में नहीं, दुनिया के कई देशों में पत्र लेखन के मुकाबले होते हैं। अकेला भारत ही ऐसा देश नहीं है, और दुनिया के और भी कई देश हैं जहां पर पत्र लेखन के मुकाबले होते हैं। जो बेहतरीन करते हैं उन्हें पुरस्कार दिए जाते हैं। विश्व डाक संघ ने भी अपनी ओर से काफी प्रयास किए हैं। जो पूरी दुनिया की डाक संस्था है वो भी इस बात पर ध्यान देती है कि पत्र लेखन के विकास में ज्यादातर प्रयास किए जाएं। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको उनके लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। ऐसा आयोजित करने का जो सिलसिला है वो 1972 से शुरू किया गया था। सबसे पहले कब शुरुआत हुई इसकी? 1972 में इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद से आज तक यह चलता आ रहा है। ठीक है। इसमें देखिएगा, यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज मतलब लेखक क्या कहना चाह रहे हैं? लेखक बता रहे हैं कि आज भी गांव में चिट्ठियों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि गांव के जो लोग हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं। उन्हें इंटरनेट के बारे में पता नहीं होता, तो वे आजकल भी चिट्ठियों का चलन जारी रखे हुए हैं। मतलब उन्होंने क्या किया है? वो चिट्ठियां आज भी देते और पढ़ते हैं। ठीक है। आजकल हम देखते हैं फैक्स आ गए हैं जो कि तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पर डॉक्यूमेंट, प्रमाण पत्र तुरंत भेज देता है। ईमेल के द्वारा भी हम पूरी दुनिया में संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन एक बहुत ही अच्छा साधन है जो आजकल सबके पास उपलब्ध है। इन सब ने चिट्ठियों की तेजी को रोक दिया है। पर जो व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो व्यापारी लोग होते हैं, जो बिजनेस वाले लोग होते हैं, उनमें क्या हो रहा है? उनमें डाक की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उसके लेन देन में चिट्ठियों का इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है। आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र नहीं लिखा
न लिखा हो या न लिखवाया हो, या पत्रों को बेसब्री से पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिकों तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, और अब वह बात नहीं है। परिवहन के साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही हुआ करती थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है लेखक के द्वारा कि आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने अपनी जिंदगी में कोई पत्र न लिखा हो और या न लिखवाया हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति ढूंढने से नहीं मिलेगा जिसने अपनी जिंदगी में पत्र का इंतजार न किया हो। पत्रों का इंतजार बहुत ही बेचैनी से जारी रहा है, मतलब बहुत अब भी पत्रों का इंतजार होता है। जो सैनिक होते हैं, जो हमारी सीमा पर जो तैनात होते हैं सैनिक, इतने सालों तक हमारे देश की जो सीमा पर मौजूद रहते हैं और अपने घर से पत्रों के आने का इंतजार करते हैं। यह एक बहुत ही सुंदर उदाहरण और मिसाल है। उन्हें कितनी बेचैनी से रिश्तेदारों का, घर वालों के पत्रों का इंतजार रहता है। एक समय था जब लोग पत्रों का महीनों तक इंतजार करते थे, क्योंकि पत्रों को पहुंचाने के लिए पहुंचने में ही काफी समय लगता था, उन्हें महीनों इंतजार करना पड़ता था। पर अब क्या है, अब जो यातायात के साधनों ने उस दूरी को घटा दिया है। यातायात के साधनों की वजह से अब पत्र एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंचने लगे हैं और जल्दी भी पहुंच जाते हैं। ठीक है। पहले लोगों ने जो संचार का एकमात्र साधन था वो चिट्ठी थी। आज अनेक तरह के साधन हमारे पास उपलब्ध हैं। कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं? जैसे कि मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, फैक्स हो गया, इंटरनेट, कंप्यूटर। इनके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने संदेश एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक समय था जब चिट्ठी ही एकमात्र साधन हुआ करता था। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों को चिट्ठियों को सहेज कर और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं लेखक? यहाँ पर कहते हैं कि पहले के लोग क्या करते थे, संचार का एकमात्र साधन क्या था? चिट्ठी ही था। आज अनेक तरह के साधन हो गए हैं। कौन कौन से हो गए हैं? मोबाइल हो गया, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सब साधन हो गए हैं जो अपने संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंचा सकते हैं। पहले लोग लेकिन एक समय था जब चिट्ठी ही एकमात्र साधन थी। आज ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो पूर्वजों की चिट्ठियों को संभाल कर रखते हो धरोहर के रूप में। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, व्यापारी, कवि, प्रशासक होते हैं, जो सन्यासी, जो किसान, इन सब की पत्र रचनाएं अपने आप में एक खोज का विषय है। इन सब में से किसी एक के द्वारा लिखे गए पत्रों को पढ़ने से जो हम ज्ञान पाएंगे कि वह जमाना कैसा था, हम जान पाएंगे कि वह जमाना कैसा था, उस समय के लोग किस तरह से कार्य करते थे। ठीक है। कैसे जान पाएंगे? उन पत्रों को पढ़कर ही हम जान पाएंगे कि पहले लोग कैसे रहते थे, कैसे काम करते थे, कैसा कैसा उनका खान पान था। ठीक है। अगर उस समय में ऐसा जमाना होता, इतने सारे साधन उपलब्ध होते, तो शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो अपनी पुत्री को पत्र न लिखकर फोन पर बात करते। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे गए जो पत्र है, पिता के पत्र पुत्री के नाम, जो हमने पढ़ा भी था चैप्टर 7 में, वो ना लिख पाते वो पत्र। ठीक है। अगर उस समय भी टेलीफोन का जमाना होता तो। ठीक है। जिन्हें आज भी पाठक पढ़कर एक प्रेरणा पाते हैं। उस समय के युवा लोग किस तरह से देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, आज भी ये पत्र उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। ठीक है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा गया है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के जो पत्रों का जो अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल, समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। ठीक है। इसमें देखिएगा, इसमें आगे क्या कहा गया है।
आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अग अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन पर मतलब बातें करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। ठीक है, जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं, पिता के पत्र पुत्री के नाम तो वो मतलब नहीं होते अगर उस समय टेलीफोन वगैरह होते तो। ठीक है, जो देश के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा देते हैं, पत्रों को जो आप सहेज कर रख लेते हैं, जैसे कि एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं, कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्र का अनूठा संकलन भी है। ठीक है, तमाम पत्र देश, काल, समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। जो पत्र होते हैं वो किसी देश को, देश के भीतर जो चल रहा है उसको, समय को, महासंग्राम को जानने का सबसे मतलब असली पैमाना होता है, सबसे अच्छा साधन होता है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर में तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के आगे देखिएगा, गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। मतलब जो महात्मा गांधी जो पत्र लिखते थे वो सब पत्र कहाँ आते थे, वो इंडिया में ही आते थे। ठीक है, महात्मा गांधी जो पत्र लिखते थे वो सब लोग उन्हें देश विदेश में पत्र लिखते थे। पत्रों का जवाब देने के मामले में उनकी बराबरी नहीं थी। वह हर किसी को पत्र का जवाब अवश्य देते थे। जब लिखते समय उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वो बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के जो पत्र हैं वो गांव-गांव मिल जाते हैं। आजकल भी जो पुराने लोग बचे हुए हैं, हमें उनके द्वारा लिखे गए पत्र उनके पास गांव-गांव में मिल जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते। कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। मतलब पत्रों का जादू है। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं लेखक, यहाँ पे कह रहे हैं कि पत्र भेजने वाले जो लोग उन पत्रों को प्रशंसा के योग्य पत्र मान लेते हैं, मतलब अपनी प्रशंसा के योग्य पत्र मानते हैं, और उन पत्रों को फ्रेम लगवाकर अपनी दीवार पर टांग लेते हैं। ड्राइंग रूम में इन पत्रों को फोटो फ्रेम करवाकर बहुत अच्छे तरीके से सहेज कर रख लेते हैं। पत्र पाठक के मनोभाव पर एक जादूगर की तरह असर छोड़ते हैं, उन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां और बहुत सारी फिल्में हैं जो पत्रों पर भी आधारित कहानी भी लिखी गई है। महान लोगों के द्वारा लिखे गए पत्र जिन्हें सहेज कर रखा गया है किसी प्रमाण पत्र से कम नहीं है। जैसे कि सुमित्रानंदन पंत के द्वारा जो लिखे गए 200 पत्र जो हरिवंश राय बच्चन जी के नाम लिखे गए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो पत्र हैं, इन दोनों के पत्रों को एकत्रित करके हमको लिखियो है मतलब कहानी में संकलित किया गया है। तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई अन्य महान लोगों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें भी आपको मिल जाएंगी, जिन्हें पढ़कर आप इस समय के पत्रों के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, वास्तव में जो पत्र होते हैं, जो दस्तावेज होते हैं, जो पत्र को किसी दस्तावेज से कम नहीं समझा जाता। जो पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के जो पत्र हमको लिखियो है, एक कहानी में इनको संग्रहित किया गया है, इनको रखा गया है। सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब
देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। जो मतलब कौन देते थे? महात्मा गांधी। जो प्रेमचंद जो खास तौर पर अपने जो पत्र लिखते थे उनको बहुत अच्छे से उन पत्रों का जवाब देते थे। इसी प्रकार जो नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक होते थे। महात्मा गांधी और कवि भी महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। मतलब पत्रों का जो महत्व है उसके बारे में इनमें मिलता है। ठीक है। जो महात्मा गांधी और कवि के नाम से जो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से लेकर 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्य और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1915 से 1941 के बीच लिखे गए पत्रों को छापा गया, जिसमें बहुत सी हकीकत को जागरूक किया गया और उनकी मन की दशा का हिसाब किताब भी लगाया गया। जब भी हम इन पत्रों को पढ़ते हैं तो उस समय की हकीकत को जान पाते हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। मतलब गुडविल डाक विभाग क्या है? गुडविल डाक विभाग इसमें देखेंगे गुडविल डाक विभाग क्या है। जो पत्र लेखन की जो कला है और पत्र एक दूसरे को भेजना लोगों को जोड़ता है। जो पत्र लेखन की कला है और पत्र एक दूसरे को भेजना वो क्या करता है? वो लोगों को एक साथ जोड़ता है। आज के समय में भी चिट्ठियां पत्रों के अपनी महत्वता को खोया नहीं है। पत्रों ने अपनी महत्वता को, अपनी इंपॉर्टेंस को नहीं खोया है, अपनी हैसियत को बरकरार रखा हुआ है। आज भी लोगों को चिट्ठियों का इंतजार रहता है, पत्रों का इंतजार रहता है। आज भी अलग अलग स्थान के लोग, कठिन रास्ते में रहने वाले लोग, पहाड़ों पर, रेगिस्तान में, बर्फ में, जंगलों में चिट्ठियों और पत्रों का इंतजार बहुत ही बेचैनी से करते हैं। चाहे शहरी इलाकों में शानदार हवेलियां हो या फिर झोपड़ियों में रहने वाले लोग हों, या फिर गांव हो, या फिर बर्फबारी में के बीच में रहे पहाड़ों पर रहने वाले लोग हों, आज भी खतों का वे बेसब्री से इंतजार करते हैं। ठीक है। यहाँ पर खतों के बारे में बताया गया है कि लोग खतों का इंतजार, मतलब हर जगह पर लोग खतों का इंतजार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों पर पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। मतलब चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। जो यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर ये कहा गया है कि मतलब गांव में किसी को खत पहुंचाना होता है तो किसी को मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे भेजने होते हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका चूल्हा मनी ऑर्डर के द्वारा ही चलता है। मतलब जब उनके पास पैसे पहुंचते हैं तभी उनका मतलब गुजारा होता है। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इन सब सुविधाओं के लिए लोग डाकघर ही पहुंचते हैं। आप जहां देखें, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर गली में, हर शहर में आप डाक खाना अवश्य ही पाएंगे। और जो डाकिया होता है वो डाकिया को क्या माना जाता है? एक देवदूत के समान माना जाता है, एक भगवान के समान, भगवान का एक मतलब दूत माना जाता है उसे। ठीक है। आपको समझ में आया ये चैप्टर? यहाँ इस चैप्टर में क्या बताया गया है? इस अध्याय में क्या बताया गया है? चिट्ठियों का महत्व बताया गया है। पहले चिट्ठियों का महत्व बहुत ज्यादा होता था और बाद में धीरे धीरे कम होता गया। किसकी वजह से? जो हमारी टेक्नोलॉजी आई है उसकी वजह से इसकी महत्वता कम हो गई है चिट्ठियों की। ठीक है। परंतु यह आज भी जारी है। आज भी मतलब 4.5 करोड़ चिट्ठियां आज भी मतलब डाकखानों में डाली जाती है। ठीक है। तो आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ अध्याय कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।